नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार। दक्ष एजुकेशन लैब में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हमने जो करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसका आज हमारा अगला वीडियो है, जो 2000 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आने वाले एग्जामों में पूछने की हाई चांसेस है, उसका सीरीज का हमारा अगला वीडियो है। तो आज चलो देखते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल ऑन दिसंबर 25। तो ध्यान रखोगे, ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन किया गया है, वो उद्घाटन किए गए हैं लखनऊ में। कहाँ पे शुरू किए गए हैं? लखनऊ में। ध्यान रखोगे, कहाँ पे शुरू किए गए हैं? लखनऊ में, जिसमें वाजपेयी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथ में आप देखोगे तो वाजपेयी जी हैं, इसके अलावे आपका दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है एज अ प्रेरणा के रूप में, कि हमारा राष्ट्र का प्रेरणा है, यहाँ से हमें देश की प्रेरणाएँ मिलती हैं। यूथ यहाँ पे जाएँ, विजिट करें और देखें इन चीज़ों को, और इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं देश के लिए, उनको यहाँ पर देखोगे तो मूर्ति के साथ इनके चीज़ों को एक प्रियम्बल के रूप में यहाँ पे लगाए गए हैं, जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न हमारा, कि हाल ही में किनके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो ये जो पुस्तक लिखे गए हैं, वो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखे गए हैं। ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश के, वह राज्यसभा मेंबर हैं बीजेपी के। तो ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा मेंबर है बीजेपी से। इन्होंने एक पुस्तक लिखे हैं। पुस्तक कौन सी है? तो मोदी युग में भारत की आर्थिक सशक्तिकरण, जिसका विमोचन जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं। ध्यान रखोगे, किन के द्वारा किए गए हैं? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं। चलो जी, हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला AILA किसने विकसित किया है? ध्यान रखोगे, AILA का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखोगे, ये जो डेवलप किया गया है वो किया गया IIT दिल्ली के द्वारा। ध्यान रखोगे, इसका मेन पर्पस क्या है? तो ये जो AI है, एज अ ह्यूमन साइंटिस्ट की तरह सेम समय पे, रियल टाइम पे, मतलब जिस प्रकार आप एक आदमी जो साइंटिस्ट है जिस प्रकार से रिएक्ट करता है या कार्य करता है, तो वैसा ही एकदम रियल टाइम पे ही ये जो आपका AI बनाया गया है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करेंगे। ध्यान रखोगे, तो इसका फुल फॉर्म से ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट है, कौन विकसित किया है? तो ध्यान रखोगे, IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक मानव वैज्ञानिक की तरह काम करना, साइंटिस्ट की तरह काम करना। अगला है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ध्यान रखोगे, जो 2025 में नॉमिनेट किया गया है वो व्यक्ति कौन है? तो हार्दिक सिंह है, हॉकी का प्लेयर है। तो ध्यान रखोगे, 2025 में जो नॉमिनेट किया गया हार्दिक सिंह को किया गया। पहले इस खेल रत्न को क्या नाम था? तो ध्यान रखोगे, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था। तो 2021 में इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो इसका अगर मान लो क्वेश्चन पूछे कि पहले किस नाम से जाने जाते थे, तो ध्यान रखोगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। जो खेल में दिए जाने वाले सबसे श्रेष्ठ गेम, मतलब जो खेल प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उसको दिए जाने वाले अवार्डों में सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, जो पिछले 4 वर्षों से जो लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी दे रहा है, प्लेयर दे रहा है, वैसे प्लेयरों को चिन्हित करके ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2024 में ये 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें से एक थी आपका हरमनप्रीत सिंह है। ध्यान रखो कि ये भी हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो इनको 2024 में दिया गया था। 2025 में किसको नामित किया गया? हार्दिक सिंह को। इसके अलावा जो 2024 में दिया गया था, डी गुकेश को दिया गया था, चेस का है प्लेयर, ध्यान रखोगे, तो इनको दिया गया था। और एक आपका थी शूटिंग के लिए, जो आपका नाम जो दो आपका पेरिस ओलंपिक में जो 2 मेडल लेकर के आई थी लेडी, जो 10 ईयर पिस्टल में था, नाम भूल रहा हूँ उसको, तो इनको मिला हुआ था। तो ध्यान रखोगे, तीनों, एक परवीन कुमार को मिला हुआ था। तो ये 4 को जो लोग हैं, परवीन कुमार को,
तो ये 4 लोगों को पिछला बार जो है वो ना दिए गए थे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, और इस बार जो है 25 में केवल हार्दिक सिंह को नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखोगे जो आईसीसी T20 जो इस बार हो रही है उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ध्यान रखोगे भारत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। और कुछ गेम जो है वो श्रीलंका में होंगे, कुछ खेल जो है वो श्रीलंका में होंगे। स्पेशली जो भारत नहीं आना चाह रहा है, खास करके जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो होने वाले खेल है, और जो पाकिस्तान के बीच में जो खेल होंगे वो सारे गेम कहाँ पे खेले जाएंगे? पाकिस्तान के साथ वाला तो श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो ध्यान रखोगे 2026 में जो आईसीसी T20 हो रहा है वो भारत आयोजन कर रहा है। कुछ गेम जो है श्रीलंका में खेले जाएंगे, खास करके अभी आपका पाकिस्तान वाले गेम। जैसे अभी आपका बांग्लादेश ने भी इस प्रकार की डिमांड किया है कि भारत नहीं आएंगे, तो अगर आईसीसी तैयार होते हैं तो फिर इनको भी श्रीलंका में ही इसके साथ जो गेम होंगे बांग्लादेश वाले वो भी श्रीलंका में ही खेले जाएंगे। ऐसे वर्तमान में केवल पाकिस्तान वाली जो गेम है वो खेले जाएंगे श्रीलंका में, ध्यान रखोगे। तो इसका जो कप्तान बनाया गया है वो सूर्य कुमार को बनाएंगे। किसको बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? तो ध्यान रखोगे ये रोलिंग बजट जो होता है जिससे आपका ईयरली निकाले जाते हैं, स्पेशली इसका मेन पर्पस है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, लॉन्ग टर्म फिजिकल डेफिसिट को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने रोलिंग बजट पेश किया है 3 सालों के लिए। कितने साल के लिए? तो ध्यान रखोगे 3 वर्ष के लिए जो है रोलिंग बजट पेश किया है। और 3 वर्ष कौन कौन सी है? तो 2026-27 के लिए, 2027-28 के लिए, और 2028 और 29 के लिए। ये 3 साल के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है वो रोलिंग बजट का घोषणा किया है। तो 2026 से ही देखोगे तो वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखोगे कि कौन सा राज्य जो है रोलिंग बजट है, भारत का पहला राज्य होने वाला है जो रोलिंग बजट को पेश कर रहा है। तो ध्यान रखोगे कौन है? मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि बजट है क्या और बजट का प्रावधान भारतीय संविधान में है, तो इसके लेकर के स्टैटिक क्वेश्चन अगर मान लो आता है तो ध्यान रखोगे, अगर यूनियन बजट की बात हो, यूनियन बजट की बात हो तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। लेकिन ध्यान रखोगे बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? बजट शब्द यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो बजट के स्थान पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब वित्तीय लेखा जोखा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन अगर आए कि बजट जो है वो भारतीय संविधान में निहित है, तो हाँ निहित है, लेकिन बजट शब्द नहीं है। बजट के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? तो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है, और वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में है। क्लियर है? ये भारतीय वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा नाम से पता चलता है कि हमारी सरकार की एक वर्ष की जो इनकम है और इस इनकम से जो अगले हमारे एक वर्ष में जो खर्चे किए जाएंगे वो किस प्रकार से खर्चे किए जाएंगे, उसी का पूरा विवरण होता है बजट में कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे खर्चा करने वाले हैं, उसी का लेखा जोखा को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो स्टेट बजट जो वर्णन है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 में है। तो ध्यान रखोगे तो ये जो आपका मध्य प्रदेश जो पावर ड्राइव किया होगा कहाँ से किया होगा? आर्टिकल 202 में, क्योंकि स्टेट बजट की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 में है। यूनियन बजट की जो चर्चा है वो कहाँ पे है? 112 में है। क्लियर है? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि अगर भारत का सबसे लंबे समय तक बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई है। ध्यान रखोगे सबसे ज़्यादा बजट जो पेश करने वाला व्यक्ति है मोरारजी देसाई है। और दूसरा सबसे जो ज़्यादा लगातार जो सबसे ज़्यादा बजट बार पेश करने वाला है वो वर्तमान की हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हो जाएंगे सीतारमन। तो ध्यान रखेंगे अगर लगातार पूछे कि लगातार जो है वो सबसे ज़्यादा बार पेश करने वाला कौन है, तो सीतारमन जी हो जाएंगे जो वर्तमान की हमारी है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आए कि पहला बजट किसने पेश किया है, आज़ाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, या इंटरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था जब सरकार बनी थी, पहला बार जो फॉर्मेशन हुआ था 46 में, उसके द्वारा पहला बजट किसने पेश किया था? क्वेश्चन से आया हुआ है हमारा, ऐसा दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट वाले जो एग्जाम हुआ है दरोगा का उसमें था कि इंटरिम बजट जो पेश किया गया था भारत सरकार के द्वारा जब भारत आज़ाद होने से पूर्व जो है इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें से पहला जो वित्त मंत्री बनाए गए थे कौन थे? तो ध्यान रखोगे लियाकत अली थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे।
तो इंटरिम बजट, अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था, इस इंटरिम गवर्नमेंट में जो आंतरिक सरकार में जो पहला वित्त मंत्री बने वो कौन थे? तो लियाकत अली थे। कहाँ, कौन सी के दल के नेता थे? तो मुस्लिम लीग के नेता थे, ध्यान रखोगे। तो ये पहला इंटरिम बजट में पहला व्यक्ति आ जाएंगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ हमारा। और अगर आज़ाद भारत का पूछे तो आर के सनमुखम चेट्टी हो जाएंगे। अगर मान लो आज़ाद भारत का पूछे कि फ्री इंडिया का और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया है, तो आर के सनमुखम चेट्टी हो जाएंगे, आर के सनमुखम चेट्टी हो जाएंगे। आगे आ जाओ, हमारा अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2025 को जो जयंती मनाई गई है, तो ध्यान रखोगे 101वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी जयंती मनाई गई थी? 101वीं जयंती मनाई गई थी। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की जो घोषणा है वो रूस के द्वारा किया गया है। रूस की जो एजेंसी है कॉस्मोस, उनके द्वारा घोषणा किया गया है कि 2036 तक जो है हम चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने वाले हैं। तो ध्यान रखोगे 2036 तक जो है वो किसके द्वारा? तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा घोषणा किया गया कि हम कहाँ पे बनाएंगे? तो चंद्रमा पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना करने वाले हैं। अगला है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ध्यान रखोगे वो झारखंड के द्वारा जीता गया है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है वो झारखंड जीते हैं। इसका कप्तान कौन थे? तो इसका कप्तान आपका ईशान किशन। तो ईशान किशन कप्तान थे इसका, ध्यान रखोगे। तो ईशान किशन के ही नेतृत्व में ये जो टूर्नामेंट है वो झारखंड के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ध्यान रखोगे ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में जो घोषणा किया है वो घोषणा किया गया है चिंतन दिवस के रूप में, रिफ्लेक्शन डे के रूप में। ये रिफ्लेक्शन डे के रूप में घोषित करने के पीछे कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो एक आतंकी हमला हुए थे, और आतंकी हमला में जो लोग मारे गए थे बीच के किनारे, उन लोगों के प्रति अपना शोक व्यक्त करने के लिए और यहाँ के जो यहूदी समाज है उनको जोड़ने के लिए यह डे मनाया गया था। और 21 दिसंबर को यहाँ के जो झंडे है उसको आधा झुकाया गया था और 1 मिनट की पूरी राष्ट्र में एक शोक दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखोगे जो चिंतन दिवस मनाने के पीछे क्या था कि ये जो वहाँ के आतंकी हमला हुआ था, इस आतंकी हमला में जो लोग मरे हैं उन परिवारजनों को प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए दिवस मनाया गया है। इसका मनाने की घोषणा किया गया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? तो ध्यान रखोगे ओमान के द्वारा जारी किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के द्वारा यह जारी किया गया है। इसका कारण क्या है? तो बैंक नोट की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको बढ़ाना, कि ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना, कि ये जो पहले जो आपका बैंक नोट जो यूज़ किए जाते हैं जिस नोट के, उसमें ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम होती है, कमज़ोर होते हैं। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना और इसकी जो चीज़ें हैं, इसके जो और भी बाकी जो कुछ फीचर जिसमें ऐड किए गए हैं उस वजह से लेकर के इसमें जो कुछ प्रीमियम करेंसी के रूप में भी इसको डिक्लेयर करना था। तो इस वजह से ओमान सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको जो है वो पॉलीमर के रूप में अभी जो नोट छपेंगे वो पहले वाले जो कागज़ है उस कागज़ की जगह पे किस कागज़ का यूज़ किया जाएगा? तो पॉलीमर का यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखोगे। अगला हमारा है 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम का शुभंकर क्या है? तो ध्यान रखोगे खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम 2026 में आयोजन होगी और ये पहला ही होगा। ध्यान रखोगे 2026 में जो खेले जाएगा वो पहला होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2026 में ये पहला ट्रैवल्स गेम होगा खेलो इंडिया। और इसके लिए जो आपका शुभंकर रखा गया है वो मोरबीर को तय किया गया। ध्यान रखोगे कौन है शुभंकर इसका? तो मोरबीर शुभंकर है। कहाँ पे होंगे? अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम जो है उसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखोगे ये जो आयोजन होगा वो छत्तीसगढ़ में होंगे। कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ में आयोजन होंगे, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। और ये कैमा होने वाला है? तो ध्यान रखोगे फर्स्ट एडिशन है, ये पहला ही है, प्रथम ही है। मोरबीर कौन है इसका? शुभंकर है, मोरबीर शुभंकर है। अच्छा, ये खेलो इंडिया जो गेम है वो खेलो इंडिया गेम का शुभारंभ कब हुआ था? तो ध्यान रखोगे 2018 में इसका शुरुआत किया गया था। भारत सरकार की एक योजना थी कि राष्ट्रीय खेलों को और भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक योजना लेकर के आया था। और इस योजना ही क्या था? खेलो इंडिया गेम योजना थे, जिसमें मुख्य रूप से क्या था कि गांव, कस्बे, मोहल्ले और स्कूल कॉलेज में जो भी विद्यार्थी है, युवा है, उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों के प्रति क्या करना, मतलब जागरूक करना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना, प्रतिभागी तैयार करना। और इसके लिए कुछ देखोगे तो स्कॉलरशिप भी रखा गया था कि जो विद्यार्थी चयन होते हैं
उनको अगले 8 वर्षों के लिए देखोगे तो इसको कुछ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खेलों के खेलने के लिए, तो ध्यान रखोगे। तो इसमें अलग अलग कई प्रकार के गेम होते हैं खेलो इंडिया में, जैसे खेलो इंडिया वोटर गेम है, खेलो इंडिया बीच गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। इसी में से 2026 में एक नया गेम और ऐड किया गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, जिसमें मुख्य रूप से जो ट्राइबल्स जनजातियों के द्वारा जिस प्रकार के खेलों के खेले जाते हैं वैसे खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए इनको शामिल कराया गया। तो इसमें मुख्य रूप से जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के द्वारा जो गेम खेले जाते हैं और ट्राइबल्स लोग जो खेलते हैं, जो प्रतिभागी है, वैसे व्यक्तियों को जो प्रतिभाशील है उनको प्रमोट करना, और उसको देखोगे तो इसके खेलों को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए फिर तैयारी करवाना, जैसे ओलंपिक वगैरह होता है, एशियंस गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, तो उनके लिए तैयार करना। तो ध्यान रखोगे खास करके जो ट्राइबल्स गेम है वो ट्राइबल्स कम्युनिटी के द्वारा जो गेम खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, उन खेलों को प्रमोट करने के लिए ये शुरुआत किया गया है, 2026 में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की हाई चांसेस है कि 2026 में कौन सा खेलो इंडिया गेम की शुरुआत किया गया है। तो ध्यान रखोगे ट्राइबल्स गेम की पहला कहाँ पे आयोजन होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, 2026 में होने वाली है, ध्यान रखोगे। इसके लिए कौन सा आपका शुभंकर है, तो मोरबीर को तय किया गया है। बिहार में कौन सा हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था, याद रखोगे। अगला हमारा चर्चित निरपू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखोगे ये हमारा गारो खासी जयंतिया जो है इसमें पाए जाते हैं। ये कहाँ पे है, मेघालय में, क्लियर है, कहाँ पे है ये, मेघालय में है, ध्यान रखोगे। अगला ये तो नीरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव से क्वेश्चन आते ही हैं, तो नीरपुर कहाँ पे है, ध्यान रखोगे, मेघालय में। काजीरंगा पे कहाँ पे है, तो असम में। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में। अगला आ जाओ हमारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है, तो ध्यान रखोगे अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता जो है वो मिशेला बेंथोस बन गया है। मिशेला बेंथोस बन गया 2025 में। इन्होंने अंतरिक्ष में एक व्हील चेयर का प्रयोग किया था, तो इसलिए इसको पहला व्यक्ति बन गया जो अंतरिक्ष में व्हील चेयर को प्रयोग करने वाली है, मिशेला बेंथोस। अगला भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मानित किया गया है वो जयंत विष्णु नारलीकर को किया गया है, जयंत विष्णु नारलीकर को किया गया। ध्यान रखेंगे ये जो पुरस्कार है वो साइंस के क्षेत्र में जो अनप्रेसिडेंटेड काम करता है, एक शानदार प्रदर्शन करता है और विज्ञान में इसका जो एक अहम योगदान है, वैसे व्यक्तियों को चयन करके ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनका जो एक विज्ञान के प्रति जो इनका एक शानदार कार्य है, इसी को लेकर के उन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखोगे ये जो पुरस्कार है जो विज्ञान के क्षेत्र में जो शानदार काम करता है और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत की सबसे बड़ा पुरस्कार भी है, ध्यान रखोगे इस चीज को। अगला हमारा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखोगे जब इसकी 100वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन किया गया था वो ग्वालियर में किया गया था। कहाँ पे, सॉरी, इंदौर में किए गए थे, मध्य प्रदेश के इंदौर में किए गए थे। तो ध्यान रखोगे कहाँ पे किया गया था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। कब, जब उन्हें 100वां एनिवर्सरी मना रहे थे, बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहे थे इनका, तब ये आयोजन किया गया था। अगला है दिसंबर 2025 में सांसद द्वारा पारित शांति बिल किस सुधारों से संबंधित है, तो शांति बिल जो है वो ध्यान रखोगे ये आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। अगला पुरस्कार है इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है, तो ध्यान रखोगे गोवा में कमीशन किया गया है। गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसको डेवलप भी किया गया था, ध्यान रखोगे। और एक कमीशन भी कहाँ पे किया गया है, गोवा में ही किया गया है। इसका कमीशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखोगे इसका जो मेन कार्य है वो समुद्रों में जो तेल की रिसाव होता है उन तेल के रिसावों को पता करना, और ये जो आपका ओशियन पॉल्यूशंस है उनको कम करना, या कोई जो पोर्ट पर कोई अगर जहाज़ वगैरह डूब गया और कोई भी चीज़ अगर डूब गया तो उनको खोज करने के लिए, तो एक प्रकार कह सकते हो ये खोजी, अगर आप कह सकते हो कि खोजी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो समुद्र प्रताप का जो अनावरण किया गया है, कमीशन किया गया है, इसका पर्पस 2 है। समुद्री जो आपका प्रदूषण उनको नियंत्रण करना, खास करके जो तेल का रिसाव होता है उनको नियंत्रण के लिए किया गया है, और दूसरा कोई अगर जहाज़ डूब वगैरह गया तो उनको खोज करने के लिए किया गया है।
तो कहाँ पे किया गया है? गोवा में। और डेवलप भी देखोगे तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है। तो ध्यान रखोगे गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है उनके द्वारा इनको विकसित भी किया गया था समुद्र प्रताप को। तो दोनों याद रखोगे क्योंकि डेवलप कौन किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और कहाँ पे किया, कमीशन किया गया है? तो गोवा में। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्री पॉल्यूशन को कम करना, खास करके जो आपकी ऑयल रिसाव होता है, तेल का रिसाव होता है, उनको कम करना। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखोगे डेजर्ट साइक्लोन जो है उस सैन्य अभ्यास जो है कहाँ पे हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी यूएई में। कहाँ पे हुआ है? यूएई में। ध्यान रखोगे। इससे पहले हमने साथ, इससे लास्ट वाले वीडियो हमने सारा डिटेल से किए हुए हैं कि कौन सा कहाँ पे होता है। जिससे अगर मान लो डेजर्ट साइक्लोन जो किसके बीच में होता है? तो ध्यान रखोगे भारत एवं यूएई के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। अगर डिजर्ट नहीं रहे, केवल साइक्लोन रहे, तो ध्यान रखोगे जो केवल साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और मिस्र के बीच होता है। किसके बीच होता है? अगर केवल साइक्लोन रहे कि साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो है किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो साइक्लोन जो होता है वो भारत और मिस्र के बीच में होता है। अगर डिजर्ट साइक्लोन रहे तो भारत और यूएई के बीच में आयोजन होता है। इसके अलावा हमने टाइगर क्लॉ के बारे में बताया था कि टाइगर क्लॉ अगर है तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ध्यान रखोगे टाइगर जहाँ पे लगा रहे ये भारत और यूएसए के बीच में। किसके बीच में? भारत और यूएसए के बीच में। ध्यान रखोगे अगर टाइगर ट्रायम्फ है तो ये किसके बीच में हो रहा है? तो ध्यान रखोगे भारत और यूएसए के बीच में। किसके बीच में हो रहा है? भारत और यूएसए के बीच में। अगर इंद्र है तो इंद्र किसके बीच में हो रहा है? तो ध्यान रखोगे अब सैन्य अभ्यास इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में, भारत एवं रूस के बीच में, जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखोगे। अगर वरुण हो रहा है तो किसके बीच में हो रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच में, भारत एवं फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? वरुण है। क्लियर है? ध्यान रखोगे। मित्र शक्ति अगर है तो मित्र शक्ति किसके बीच में हो रहा है? तो ध्यान रखोगे मित्र शक्ति जो है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। भारत और मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है, भारत एवं श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। ध्यान रखोगे तो आपका अगर केवल मित्र शक्ति रहे तो भारत और श्रीलंका, समुद्र शक्ति रहे तो भारत और इंडोनेशिया, समुद्र लगा हुआ रहे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ध्यान रखोगे। जामाता जापान और भारत, जामाता जापान और भारत। ध्यान रखोगे। पासेक्स भारत और यूके, भारत और यूके, पासेक्स भारत और यूके। ध्यान रखोगे पासेक्स भारत और यूके। कोंकण भारत और यूके, भारत और यूके। अगर आपका मलाबार आ जाए तो क्वाड नेशन के बीच में, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। कौन सा? मलाबार, मलाबार। तो ध्यान रखोगे तो मलाबार जो सैन्य अभ्यास होता है वो क्वाड नेशन के बीच में होता है, 4 देशों के बीच में आयोजित होते हैं, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सूचना आयुक्त जो है इस बार जो हुआ है वो ध्यान रखेंगे राजकुमार गोयल है। किनको नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। बताओगे सूचना जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कब आए थे? तो ध्यान रखोगे 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था 2005 में आया था। और ये लागू कब हुए थे? ध्यान रखोगे इन्फोर्स जो है भी 5 में ही हुआ था। तो ये ध्यान रखोगे। और इसका जो कमिश्नर ही होते हैं, जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसी के कमिश्नर को हम क्या बोलते हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं, जो वर्तमान में कौन है? राजकुमार गोयल है। तो ध्यान रखोगे आरटीआई एक्ट जो एक्ट है 2005 में आया था और लागू भी 2005 में हुआ था। क्लियर? आरटीआई एक्ट है क्या? तो अगर आप किसी भी जो आपकी गवर्नमेंट का संस्थाएं हैं या व्यक्ति है, अगर आप इससे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक पत्र या आप जिस भी अथॉरिटी से आप जवाब चाहते हैं, खर्चा को लेकर के कुछ भी जवाब चाहते हैं, तो आप इसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो दोनों तरीके से फाइल होती है। विदिन 30 डे आपको ये मैंडेटरी है और एक कंपल्शन है कि 30 दिन के अंदर आपके आरटीआई फाइल्स का ये जवाब देना अनिवार्य है।
तो ध्यान रखोगे जो आरटीआई एक्ट जो है एक प्रकार की आप कह सकते हो कि आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान का, उसी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया गया था, जिसमें राइट टू 19 में क्या है, तो ध्यान रखो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इन्फो प्रेस का आज़ादी है। तो इसी में आप देखोगे तो इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिसमें मेन पर्पस था कि जो आम लोग हैं अगर इनको जानकारियाँ नहीं मिलती है कि हमारे पास हमारे फंड के लिए, हमारे विकास के लिए क्या पैसे आए हैं, कितने पैसे आए हैं, तो कहाँ पे खर्चा किया गया है, तो उनको अगर जानकारी लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आरटीआई फाइल कर सकते हो। विदिन 30 डेज जो है आपको सवालों का जवाब देना है, अनिवार्य मिलेंगे आपको फ्री। और किसी भी अथॉरिटी से आप पूछ सकते हो कि वो आपका चाहे जो भी, चाहे वो एजुकेशन से पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार के जो आपको जानकारियाँ चाहिए यहाँ से मिल सकता है। तो ध्यान रखोगे वर्तमान में कौन है, राजकुमार गोयल है। ये कब शुरू हुआ था, तो आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, लागू कब हुआ था, 2005 में हुआ था। तो आज का हमारा 20 प्रश्न समाप्त हुआ है। आप लोग बने रहे इस सीरीज में। धन्यवाद।